नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज के अंतर्गत हम देख रहे हैं स्थानीय स्वशासन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और इस पर आधारित वीडियो का पार्ट 2 होगा। वीडियो का पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है, उसको आप देख सकते हैं। और वीडियो के पार्ट 2 में इससे नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, इससे अगली की कड़ी को हम देखेंगे विस्तार से। और हम इसमें समझेंगे स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज के संदर्भ में। और ये अंक जो अति महत्वपूर्ण होगा वो सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये अति महत्वपूर्ण अंक है। साथ ही यह जो है यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित यानी यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित बीपीओ मेंस एग्जाम 2023 के लिए भी ये अंक अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें जो पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन संबंधित सिलेबस में जो वेटेज है बहुत ज़्यादा दिया गया, अर्थात 65 मार्क्स से जो है वो मार्क्स जो आपके रहेंगे वो स्थानीय स्वशासन या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट टॉपिक से। हालांकि इसका टॉपिक जो अति डिटेल होगा तो हम यहाँ कवर करते हैं स्थानीय स्वशासन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में। साथ ही यह यूपीपीएससी द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जिसमें शामिल है यूपीपीएससी अपर प्री एग्जाम पीटी एग्जाम जो 17 अप्रैल या अप्रैल में होने की प्रबल संभावना। इसके बाद आरओ यानी यूपीएससी द्वारा आयोजित आरओ एग्जाम जिसका फरवरी 2024 में होने की संभावना, और एपीएस भर्ती जिसकी परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई 7 जनवरी 2024 को होगी, उसके लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण है क्योंकि सिलेबस में सारी ही जानकारी निहित है। इसके अलावा ये यूपीपीएससी अपर मेंस एग्जाम में सेकंड पेपर यानी जीएस सेकंड पेपर में भी यह टॉपिक शामिल है। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के मेंस एग्जाम के पेपर 2 में भी यह टॉपिक शामिल है। इसके अलावा अन्य राज्यों की राज्य लोक सेवा आयोग में एसएससी इत्यादि में भी अंक अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो यह पार्ट 2 में इसके कवर करते हैं यानी स्थानीय स्वशासन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या पंचायती राज संबंधित हम जानकारी को आगे की कड़ी में इसको देखते हैं। ये सारी जानकारी हम देख चुके हैं, तो इसमें आगे से देखते हैं। इसमें हम देख रहे हैं बलवंत राय मेहता समिति के बारे में अध्ययन करेंगे। और ये जो समिति है यानी बलवंत राय मेहता को शॉर्ट फॉर्म में भी कई बार एग्जाम पूछा गया है, तो इनको BR मेहता समिति के नाम से भी जाना जाता है। और पूछा जाता है भारतीय पंचायती राज या सेल्फ गवर्नमेंट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के शिल्पकार कौन होते हैं, यानी BR मेहता समिति या बलवंत राय मेहता हैं। और ये समिति गठन कब किया गया था? 1957 में किया गया था। तो इसके बारे में डिटेल में चलते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के असफल होने के बाद पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत बनाने की सिफारिश करने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में ग्रामोद्धार समिति का गठन किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि बलवंत राय मेहता समिति जो है किसकी समिति के अंतर्गत इनको यानी पंचायत राज समिति पंचायती राज व्यवस्था इन्होंने जो दी थी या पंचायती राज व्यवस्था सरकार बने थे, किस समिति का गठन इनके अध्यक्षता में किया गया था? तो ग्रामोद्धार समिति का गठन किया गया था। 1957 के अंत में प्रस्तुत यानी 1957 के अंत में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में इस समिति ने जो रिपोर्ट दी उसको देखते हैं। इस समिति ने स्थानीय स्वशासन हेतु यानी स्थानीय स्वशासन हेतु उसको देखते हैं। स्थानीय स्वशासन हेतु गांव से लेकर जिला स्तर तक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। समिति ने इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था कहा, यानी समिति ने इसे क्या कहा? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था भी कहा। इस त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, इंपॉर्टेंट ये है, खंड स्तर पर यानी मध्य स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर या खंड स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन का सुझाव देने के साथ ये सिफारिश भी की कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत पंचायत समिति के स्तर पर होनी चाहिए। इसने क्या कहा? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत पंचायत समिति के स्तर पर होनी चाहिए। 12 जनवरी 1958 को राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 12 जनवरी 1958 को राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश को स्वीकार करते हुए राज्यों से इसे क्रियान्वित करने के लिए कहा। इसलिए BR मेहता को भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पीकार भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि BR मेहता यानी वही बलवंत राय मेहता ही है को भारत के पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार या शिल्पीकार कहा जाता है, जनक कहा जाता है इनको। और इसमें देखें तो सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में प्रायोगिक तौर पर अगस्त 1958 में कुछ भागों में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। यानी ये पूछेगा प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम कहां किया गया? तो आंध्र प्रदेश से। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को तत्कालीन प्रधानमंत्री PT जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत की और इसी दिन इसे संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया गया। यानी जो है औपचारिक शुरुआत कहां की गई पूछेगा तो गांधी जयंती के अवसर पर 1959 में किया गया, यानी गांधी जयंती के अवसर पर 1959 में किया गया। जबकि प्रायोगिक तौर पर देखें तो कहां किया गया था? 1958 एक वर्ष पूर्व ही वह आंध्र प्रदेश में किया गया था और इसी दिन इसे संपूर्ण राजस्थान लागू कर दिया गया, 2 अक्टूबर को लागू कर दिया गया। अतः राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य है जहां संपूर्ण राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना की गई, यानी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद देखें तत्पश्चात 1959 में ही यानी उसी वर्ष 1959 में आंध्र प्रदेश में जबकि प्रायोगिक तौर पर सबसे पहले स्थान आंध्र प्रदेश में किया गया था। 1960 में असम में यानी 1960 में कहां किया गया? असम में, तमिलनाडु में और कर्नाटक में, और 1962 में महाराष्ट्र में, 1963 में गुजरात में, 1964 में पश्चिम बंगाल में पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। समय अन्य राज्यों में भी इस व्यवस्था को अपने यहाँ लागू किया। अब अशोक मेहता समिति 1977 को देखने से पहले परीक्षा के दृष्टिकोण से इस पर जो प्रश्न पूछे गए हैं इसको समझ लेते हैं। तो इसमें परीक्षा के दृष्टिकोण से जो प्रश्न दिए गए हैं या पूछे गए हैं अब तक उसको समझ लेते हैं। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 2 अक्टूबर 1952 को, और इसके जस्ट एक साल बाद जो किया गया था राष्ट्रीय प्रसार सेवा यानी 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत की गई इसी सामुदायिक विकास कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी इसका मुख्य उद्देश्य देखें तो देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना है। आगे इसमें देखते हैं तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? 1957 में किया गया था। इस समिति ने सर्वप्रथम भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो यही BR मेहता समिति या बलवंत राय मेहता समिति। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की समिति ने प्रस्तुत किया था। तो यही बलवंत राय मेहता समिति ने किया था।
इसके बाद देखिए बलवंत राय मेहता समिति द्वारा सुझाए गए पंचायती राज की 3 स्तरीय संस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो प्रथम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पंचायत समिति यानी इंपॉर्टेंट है, पंचायत समिति मध्य स्तर पर है या खंड स्तर पर है, और जो उच्च स्तर पर है जिला स्तर पर जिला परिषद है। इसके बाद 11वीं अनुसूची के तहत पंचायतों कार्य क्षेत्र में आने वाले कुल कितने विषय दिए गए, इंपॉर्टेंट है, कुल 29 विषय दिए गए हैं। वर्तमान में पंचायत राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में 3 स्तर पर कौन कौन से हैं। तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती खंड स्तर पर क्षेत्र पंचायत या इसी को पंचायत समिति कहा जा रहा है, जिला स्तर पर जिला पंचायत है। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है। तो इसमें ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना है। संविधान के 73वें यानी इसमें देखें संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्यों को किस अनुसूची में दिया गया है। तो 11वीं अनुसूची, जिसमें भी हमने देखा 29 विषय दिए गए हैं। किसी राज्य की जनसंख्या कितनी होने पर उस राज्य में मध्यवर्ती या खंड स्तर पर पंचायत का गठन आवश्यक नहीं है, यानी 20 लाख से कम होगा तो उसमें मध्यवर्ती स्तर पर या पंचायत समिति का गठन नहीं किया जाएगा। किसी क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र यानी किसी क्षेत्र पंचायत क्षेत्र कौन निर्धारित करता है। तो राज्य सरकार करती है और अनुच्छेद 243 ग के तहत करती है। ग्राम पंचायत अध्यक्ष अथवा सदस्य का चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है। ग्राम पंचायत अध्यक्ष मतलब ग्राम प्रधान और सदस्य का चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या है, 21 वर्ष। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष यानी ग्राम प्रधान और सदस्यों का चुनाव कौन करता है, ग्राम सभा सदस्य प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव कौन करता है। तो क्रमशः क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के सदस्य करते हैं। क्षेत्र पंचायत के सदस्य और जिला पंचायत के सदस्य जो है ये क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव करते हैं। तृणमूल लोकतंत्र अर्थात जमीनी स्तर पर लोकतंत्र, जिसको ग्रास रूट डेमोक्रेसी कहते हैं, क्या संबंध किससे है। तो पंचायती राज व्यवस्था से है। अब आगे देखते हैं, आगे इसमें जो है अशोक मेहता समिति, इसको समझते हैं, यानी दूसरी समिति अशोक मेहता समिति, इसको समझते हैं विस्तार से। तो पंचायती राज व्यवस्था के मूल्यांकन, पंचायती राज व्यवस्था के मूल्यांकन तथा इसे और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सितंबर 1977 में, यानी वो क्या था आपका 57 में था तो 1977 है, यानी जस्ट 20 साल बाद, यानी 20 जोड़ दें 57 में तो 1977 हो जाएगा। सितंबर 1977 ईस्वी में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। इस समिति में कुल 13 सदस्य थे। अगस्त 1978 में प्रस्तुत रिपोर्ट में इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे के स्थान पर द्विस्तरीय ढांचे की संस्तुति दी। यानी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय ढांचे की संस्तुति दी और अशोक मेहता ने द्विस्तरीय ढांचे की संस्तुति दी थी। और यह कार्यकाल इंदिरा गांधी, यानी भारत की जो एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी, आयरन लेडी ऑफ इंडियन फ्रीडम फाइटर के रूप में जाने जाती हैं। तो इंदिरा गांधी के समय में ही यह समिति बनाई गई थी। इसी दौरान जो है आपातकाल भी लागू किया गया था। भारत के लोकतंत्र में यह एक कालाध्याय के रूप में जाना जाता है। भारत में आपातकाल जो है लागू किया गया था। और आपातकाल जैसा कि हम जानते हैं कि अनुच्छेद 252, 256 और 352, 356 और 360 के तहत किया जाता है। ये जो आपका 352 है यही आपातकाल लागू किया गया था, जबकि 356 का जो संबंध है राष्ट्रपति शासन से और 360 जो वित्तीय आपातकाल संबंध है इसका अभी तक कभी प्रयोग नहीं किया गया। 352 का प्रयोग जो है वह किया गया था, तो इस दौरान ही किया गया था, इंदिरा गांधी ने इसको किया था। हालांकि 352 का प्रयोग कई बार किया जा चुका है। एक बार जो आपका चाइना के आक्रमण समय, पाकिस्तान के आक्रमण समय, 1971 में पाकिस्तान के आक्रमण समय, इसके बाद जो है आंतरिक अशांति के कलर का इंदिरा गांधी ने इसको 352 को क्रियान्वित किया था। इसके दौरान जो है 42वां संविधान संशोधन, जिसको लघु संविधान संज्ञा दी गई थी, इसमें भारी भरकम संविधान में संशोधन किए गए थे। तो हालांकि हम यहाँ पर देखते हैं जिस टॉपिक को उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो अशोक मेहता समिति 1977 में गठित की गई। इसमें देखें तो इसका मुख्य क्या है, त्रिस्तरीय ढांचे, जिसको बी आर मेहता समिति बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय ढांचे के स्थान पर बनाया था, उसको अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय ढांचे की संस्तुति दी थी। जिसमें जिला स्तर पर जिला परिषद और मंडल स्तर पर पंचायत मंडल शामिल थे। यानी इसमें जो था जिसमें जिला स्तर पर तो जिला परिषद और मंडल स्तर पर मंडल पंचायत शामिल थे। मंडल पंचायतों में कम से कम 15 से 20 हजार की जनसंख्या और 10 से 15 गाँव सम्मिलित किए जाने, यानी इसमें जो था सम्मिलित किए जाने का प्रावधान था, सम्मिलित थे। इस समिति के अनुसार जिला परिषद को शक्तिशाली बनाकर इसे ही समस्त विकास कार्यों का केंद्र बिंदु बनाया जाना चाहिए। इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है किसने किस पर जोर दिया है, जिला परिषद को दिया है। को शक्तिशाली बनाकर समस्त विकास कार्यों का केंद्र बिंदु बनाया जाना चाहिए तथा विकास योजनाओं की तैयारी जिला परिषद द्वारा व क्रियान्वयन मंडल पंचायत द्वारा किया जाना चाहिए। यानी विकास योजना की तैयारी कौन करेगा, जिला परिषद करेगा, और क्रियान्वयन कौन करेगा, मंडल पंचायत द्वारा किया जाना चाहिए। समिति का मत था कि पंचायतों के निर्वाचन में राजनीतिक दलों को खुले तौर पर अपने चुनाव चिन्हों के आधार भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए और ग्राम पंचायत वो पंचायत समिति को समाप्त कर देना चाहिए। यानी इसने क्या कहा कि प्रथम स्तर पर जो ग्राम पंचायत है और मध्य स्तर पंचायत समिति इसको समाप्त कर देने का सुझाव दिया था। मंडल अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष था, जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होना चाहिए। इस समिति की सिफारिशों को अपर्याप्त मानते हुए अस्वीकार कर दिया गया। इसमें एग्जाम के दृष्टिकोण से जो दिए गए हैं उसको समझ लेते हैं कि क्या दिया गया है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो इसमें पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, तो ये 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा किया गया था। अनुसूचित जनजातियों को पंचायतों में किस अनुपात में स्थान आरक्षित किया गया, उनकी जनसंख्या के अनुपात में। पंचायतों में स्त्रियों के लिए कितना स्थान आरक्षित करने का प्रावधान है, तो 1/3 1/3 है। और किस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिए पंचायत में आरक्षण संबंधी प्रावधान समाप्त कर दिया गया, तो ये 83वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। इसके बाद पंचायतों का नियमित चुनाव कराने के लिए संविधान में क्या प्रावधान किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। पंचायतों का चुनाव उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व कराने व समय पूर्व भंग पंचायत के लिए 6 माह के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान किया गया है। किसी पंचायत के भंग होने पर कितने दिनों के भीतर उसका निर्वाचन आवश्यक है, यह IAS प्री 2009 का प्रश्न है। 6 माह के भीतर आवश्यक है। पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है, ये इंपॉर्टेंट है, 5 वर्ष का होता है। कब से होता है, तो प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष का कार्यकाल पंचायतों का निर्धारित किया गया है। अब आगे इसमें देखते हैं, इसमें जो अगली समिति है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये समिति है डॉक्टर PV राव समिति 1985 में गठित की गई थी। यानी यह जो है राजीव गांधी के समय ये समिति गठित की गई थी।
तो ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए उपयुक्त प्रशासनिक व्यवस्था हेतु सिफारिश करने के लिए 1985 में डॉक्टर पी की राव समिति का गठन किया गया। इस समिति का गठन योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया था। ये पूछा जा सकता है कि योजना आयोग की सिफारिश पर कौन सी समिति गठित की गई थी? तो 1985 में गठित डॉक्टर पी की राव समिति गठित की गई थी। 1986 में प्रस्तुत रिपोर्ट में इस समिति राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, गांव स्तर पर गांव सभा के गठन की सिफारिश करते हुए जिला परिषद को सर्वाधिक महत्व दिया। इसने भी जिला परिषद को सर्वाधिक महत्व दिया है। तो इसने तो देखा जाए तो और भी विस्तार कर दिया है। इसने राज्य स्तर पर राज्य परिषद, राज्य विकास परिषद को गठित करने का प्रावधान किया, जिला स्तर पर जिला परिषद का, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत समिति और गांव स्तर पर गांव, यानी इसने जो है त्रिस्तरीय को बरकरार रखते हुए जिला परिषद को जो है उसका ज्यादा सर्वाधिक महत्व कर दिया और राज्य स्तर पर भी इसने बनाने का प्रावधान कर दिया। इस समिति ने पंचायतों के नियमित चुनाव कराया था, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए आरक्षण की भी सिफारिश की, परंतु इसकी सिफारिशों को भी अमान्य कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं। तो अगली समिति 1986 में बनी, यानी जस्ट उसके बाद बनी है। तो डॉक्टर LM सिंघवी समिति, ये भी राजीव गांधी के कार्यकाल में ही बनाई गई है। तो ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार द्वारा 16 जून 1986 को डॉक्टर लक्ष्मी मल सिंघवी, यानी इसमें LM जो सिंघवी हैं, L से लक्ष्मी है, M से मल है, सिंघवी हैं, के दस्ता में पंचायती राज प्रणाली के पुनरुत्थान हेतु सुझाव देने के लिए समिति गठन किया गया। समिति ने स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने, पंचायती संस्थाओं के चुनाव गैर दलीय आधार पर एवं नियमित रूप से कराने, यानी इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, गैर दलीय आधार पर एवं नियमित रूप से कराने, न्याय पंचायत, ग्राम न्यायालयों की व्यवस्था करने तथा पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की सिफारिश की। यानी इसकी सिफारिश को देखा जा सकता है इसने किनकी सिफारिश की है समिति ने, और ये डॉक्टर LM सिंघवी समिति 1986 की। अगली देखते हैं, अगली समिति वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। तो PK थुंगन समिति 1988 की है, यानी इसके बाद की समिति है। 1988 में PK थुंगन समिति का गठन पंचायती संस्थाओं को विचार करने के लिए किया गया। आगे इसमें देखते हैं। तो थुंगन समिति ने भी पंचायती राज संस्थाओं को शक्तिशाली बनाने के लिए संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया। यानी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को शक्तिशाली बनाने के लिए संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया। तो ये PK थुंगन समिति 1988 की है। 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने पंचायतों के सुधार व सशक्तिकरण में विशेष रुचि ली तथा सिंघवी और थुंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया। यानी 64वां संविधान संशोधन विधेयक कब प्रस्तुत किया गया? यह 1989 में, यानी उस दौरान जो भारत के प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी जी द्वारा। और यह जो है सिंघवी समिति और थुंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर अपनी दो समितियां देखें। एक आपकी सिंघवी समिति यानी डॉक्टर लक्ष्मी सिंघवी समिति थी। संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए इसने, यहाँ पर देखा जाए, स्वशासन को स्थानीय प्राप्त प्रदान करने के लिए इसने भी सिफारिश की थी। और जो नेक्स्ट थी PK थुंगन समिति ने भी संवैधानिक दर्जा पर देने का, इसी के तहत 64वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया। तो इसको समझ लेते हैं। यानी इसमें देखें तो ये 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, जिसे लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया, लेकिन राज्यसभा द्वारा नामंजूर कर दिए जाने के कारण ये विधेयक समाप्त हो गया। यानी 64वां संविधान संशोधन विधेयक जो इस पर संबंधित था वह समाप्त हो गया। लेकिन देखें भारतीय संविधान में जो 64वां संविधान संशोधन वर्तमान में है वो किससे संबंधित है? तो 64वां संविधान संशोधन जो था 1990 में किया गया। इसके द्वारा अनुच्छेद 356 सब आर्टिकल 4 में तीसरा परंतु जोड़कर पंजाब के संबंध में आपातकाल की अधिकतम अवधि 3 वर्ष की जगह 3 वर्ष 6 माह के लिए बढ़ाया गया था। 64वां संविधान संशोधन जो है यह लोकसभा में तो पारित हुआ, परंतु राज्यसभा में पारित न होने का नाम मंजूर हो जाने के कारण यह जो है यह नहीं हो पाया। लेकिन यह पंजाब के जो राष्ट्रपति शासन था उसके संदर्भ में इसको आगे, यानी पंजाब जो है, पंजाब में राष्ट्रपति शासन काल से संबंधित है 64वां संविधान संशोधन विधेयक, उसको कवर करते हैं। तो यह आपका है, यानी अब इसमें देखा जाए तो यह आपका है, इसके आगे कड़ी इसमें है। तत्पश्चात पंचायतें, यानी इसमें देखें उसके बाद तत्पश्चात पंचायतों संबंधी प्रावधान के लिए प्रधानमंत्री PB नरसिम्हा राव द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया, जिसे लोकसभा और राज्यसभा ने क्रमशः, यानी लोकसभा ने 22 दिसंबर 1992 को पारित कर दिया और राज्यसभा ने 23 दिसंबर, यानी जस्ट उसके एक दिन बाद, यानी 23 दिसंबर 1992 को पारित कर दिया। यानी जिसको कहा जाए कि जिसे लोकसभा और राज्यसभा ने क्रमशः 22 एवं 23 दिसंबर 1992 को पारित कर दिया। लोकसभा ने कब पारित किया? 22 दिसंबर 1992 को, और राज्यसभा ने 23 दिसंबर 1992 को पारित किया 73वां संविधान संशोधन विधेयक को। और किसके कार्यकाल में लाया गया था? तो प्रधानमंत्री बात कौन थे? PB नरसिम्हा राव थे। 17 राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किए जाने पर 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान की। यानी 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने अपनी सहमति प्रस्तुत की। और उस वक्त जो राष्ट्रपति थे भारत के, वो शंकर दयाल शर्मा जी थे, इसको हम आगे देख चुके हैं। को राष्ट्रपति ने विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान की। तो 24 अप्रैल 1993 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में लागू हो गया। इसलिए 24 अप्रैल को जो है भारत में वर्तमान में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन विधेयक पूरे देश में लागू हो गया। यानी ये पूरे देश में लागू हुआ, इंपॉर्टेंट है, पूरे देश में लागू हो गया। अब देखते हैं पंचायती राज, यानी पंचायती राज के संबंध में हम देखेंगे यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन विधेयक और इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। तो 73rd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है इसको समझते हैं। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने से देश के संघीय लोकतांत्रिक ढांचे में एक नए युग का सूत्रपात हुआ और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ।
अभी हम देखा कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा जो देने का काम कौन सी समिति ने किया था, तो यह समिति आपकी डॉक्टर जो थी यह डॉक्टर बी के राव समिति थी, और दूसरी जो समिति थी एल एम सिंघवी समिति थी। आगे से देखते हैं, तो इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में यानी 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 9 को पुनः स्थापित कर 16 नए अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा पंचायतों के गठन यानी इसमें जो है जो अनुच्छेद जोड़े गए उसमें पंचायतों के गठन, संरचना, निर्वाचन, सदस्यों की निहत्ताएं, पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार, उत्तरदायित्व आदि के प्रावधान किए गए। अब यहीं पर परीक्षा के दृष्टिकोण से भी जो जानकारी उसको समझते चलते हैं, तब इसके बाद 73वें संविधान संशोधन को डिटेल में समझेंगे। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी, इसको हम देख चुके हैं, राजस्थान के नागौर जिले में। और यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम कब पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी, तो गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 1959 को। सर्वप्रथम अगस्त 1958 में प्रायोगिक तौर पर पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू की गई थी, प्रायोगिक पूछेगा तो पहले आंध्र प्रदेश से, यानी औपचारिक कुछ देखें तो दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश से। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को किन 2 राज्यों में सर्वप्रथम एक साथ अपनाया गया था, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में 1959 में। पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने की सिफारिश किस समिति ने किया था, इसको हमने देखा अशोक मेहता समिति ने किया था। इसने जो निम्न स्तर पर जो तो ग्राम पंचायत इसको समाप्त करने का सुझाव दिया था। और इसके बाद पंचायतों के रिक्त पदों हेतु निर्वाचन किस प्रावधान द्वारा आज्ञा परख किया गया, यानी इसमें कह रहा है पंचायतों के रिक्त पदों हेतु निर्वाचन को किस प्रावधान द्वारा आज्ञा परख किया गया, 6 माह के भीतर भरे जाने का प्रावधान किया गया। इस अनुच्छेद के तहत पंचायतों के वित्तीय मामलों को सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने की प्रावधान किया गया है, तो यह अनुच्छेद 243 आई यानी 243 आई के तहत जो है राज्यों द्वारा यानी राज्य वित्त आयोग गठित करने की प्रावधान किया गया है। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो उस राज्य के राज्यपाल करते हैं प्रत्येक 5 वर्ष पर। राज्य वित्त आयोग कैसा निकाय है, तो यह एक संवैधानिक निकाय है। पंचायतों का निर्वाचन कौन कराता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। और राज्य निर्वाचन आयोग जो है यह भारत निर्वाचन आयोग से स्वतंत्र संस्था या उससे अलग की संस्था है। संवैधानिक प्रावधान के तहत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय कौन करता है, तो वह जो है संबंधित राज्य सरकारें करती हैं। अनुच्छेद 243 के तहत जो है वह पंचायत चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार लेती है, संबंधित राज्य सरकार लेती है। राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल, यानी उस राज्य के राज्यपाल करते हैं राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति। आगे देखते हैं, आगे जो 73वां संविधान संशोधन था उसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें है 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों का उल्लेख किया गया है जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। यह संशोधन अधिनियम यानी इसमें देखें तो यह संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को प्रवर्तित हुआ, इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस संशोधन अधिनियम का अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है, यानी इसमें इंपॉर्टेंट है, इस संशोधन अधिनियम का अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य कौन है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में 1994 में चुनाव आयोजित किया गया था। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता यह है कि अन्य बातों के साथ साथ इसमें सभी स्तरों पर पंचायतों के नियमित चुनाव कराने, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण और स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने के उपायों सहित राज्य वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम द्वारा स्थापित पंचायती राज का प्रावधान यानी इस अधिनियम द्वारा स्थापित पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण कर उन्हें विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना और गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। इस प्रकार भारत में पंचायती राज शक्तियों के विकेंद्रीकरण प्रशासन में लोगों की हिस्सेदारी तथा सामुदायिक विकास का प्रतिनिधित्व करता है। ज्ञातव्य है कि अनुच्छेद 40 यानी अनुच्छेद 40 जिसमें ग्राम पंचायत गठन की बात की गई है और ये भारतीय संविधान के भाग 4 में DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य की नीतिक निदेशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में दिया गया है के तहत यह प्रावधान किया गया कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा और उन्हें स्वायत्त शासन के इकाई के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक शक्तियों और अधिकार प्रदान करेगा। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान अधोलिखित हैं, नीचे देखे हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं ग्राम सभा, यानी इसमें ग्राम सभा के बारे में बताया गया। इसको देखते हैं ग्राम सभा क्या है। तो इस अधिनियम द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया। किसी ग्राम की यानी ग्राम सभा किसे कहा जाता है, एक एग्जाम महत्वपूर्ण है, इसमें कई बार एग्जाम पूछे गए हैं। किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में दर्ज नामों वाले व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है। ये यूपी लोअर 2015 में पूछा गया प्रश्न है। ग्राम सभा में यानी इसमें देखें तो ग्राम सभा में एक या एक से अधिक गांव शामिल किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 243 क के अनुसार ग्राम सभा गांव के स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कार्यों को करेगी जो राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उद्बोधित करे। ग्राम पंचायत ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था, इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायत जो है वह ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था था। ग्राम सभा ग्राम पंचायत के कार्यों का निरीक्षण था मूल्यांकन करती है। ग्राम सभा जो है वह ग्राम पंचायत के कार्यों का निरीक्षण और मूल्यांकन करती है। इसमें ग्राम सभा जो है यह जो अस्थायी होती है, जबकि ग्राम पंचायत जो होती है अस्थायी होती है। प्रत्येक 5 वर्ष पर इसका निर्वाचन किया जाता है या चुनाव किया जाता है। और ग्राम सभा में प्रत्येक व्यक्ति जो वयस्क व्यक्ति है जो मतदान के लिए योग्य है वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। इसके बाद देखें पंचायतों का गठन और संरचना के बारे में देखते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ पंचायत। इसमें देखें तो अनुच्छेद 243B भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान करता है। प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यस्थीय स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत के गठन का प्रावधान है। किंतु उस राज्य में उसकी जनसंख्या 20 लाख से कम है, यानी किंतु उस राज्य में जिसकी जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन करना आवश्यक नहीं है। ज्ञातव्य कि भारत में पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य जहां 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था अपनाई गई है। वहां पंचायतों के 4 स्तर हैं, यथा देखें ग्राम पंचायत है,
दूसरा अंचल, दूसरा उसमें जो है दूसरा अंचल पंचायत है, तीसरा जो आंचलिक परिषद है, यानी दूसरा अभी हमने देखा क्या है, दूसरा हमने देखा अंचल पंचायत, तीसरा आंचलिक परिषद और चौथा जिला परिषद है। पंचायतों की संरचना के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 200 यानी 243C में दिया गया है। इसके तहत राज्य विधान मंडल को विधि द्वारा पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई है। यानी कहा जाए तो जो संरचना है पंचायत की संरचना 243C के तहत दिया गया है। परंतु किसी भी स्तर पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या का ऐसी पंचायत में निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही होगा। पंचायतों के सभी स्थान यानी इंपॉर्टेंट है, पंचायतों के सभी स्थान प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाएंगे। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव यानी ग्राम प्रधान, यानी ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव यानी ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होगा, ग्राम प्रधान होगा या सरपंच होगा, का चुनाव राज्य द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार तथा मध्यवर्ती व जिला पंचायतों के अध्यक्ष का चुनाव उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाएगा। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तथा विधान परिषद के सदस्यों का मध्यवर्ती व जिला पंचायतों में प्रतिनिधित्व पदेन सदस्य के रूप में राज्य विधानमंडल द्वारा लाई गई विधि द्वारा नियत किया जाएगा। यानी ये जो सदस्य होते हैं यानी आपके MP हो गए, MLA हो गए या MLC हो गए। जैसे कुछ राज्यों में MLC यानी 6 राज्यों में MLC की व्यवस्था है, जिसमें से 2 राज्य उत्तर भारत के जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार हैं, 2 पश्चिमी घाट के राज्य हैं जिसमें महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं, 2 पूर्वी घाट के राज्य हैं जिसमें से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हैं। इसके अलावा MLC जो 28 राज्य हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में, तो कुल मिलाकर 30 राज्यों में वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। तो कहा जा सकता है कि जो आपके MLC की व्यवस्था है वो 30 राज्यों में, 6 राज्यों में जो है आपके वह केंद्र शासित हैं। तो यानी इसमें कहा जा रहा है कि इनके द्वारा प्रतिनिधित्व पदेन सदस्य के रूप में राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि द्वारा नियत किया जाएगा। तो आगे इसमें देखते हैं कुछ जो है परीक्षा संबंधित जानकारी जो दी गई उसको कवर करते हुए आगे इसमें बढ़ते हैं। तो इसमें है 1977 में गठित अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है, तो पंचायती राज व्यवस्था से। जिला स्तर पर जिला परिषद था, मंडल यानी ब्लॉक स्तर पर मंडल पंचायत गठित करने का सुझाव किसने दिया था, अशोक मेहता समिति ने दिया था। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में पंचायत समिति को शक्तिशाली बनाने की सिफारिश किया था। अशोक मेहता समिति ने किसे प्रमुखता दिया था, जिला परिषद को। PV के राव समिति का संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से। योजना आयोग की सिफारिश पर PV के राव समिति का गठन कब किया गया था, 1985 में। किस समिति ने सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की सिफारिश की थी, तो यह LM सिंघवी समिति 1986 ने। किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित किए जा सकने वाले करों शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के बारे में सिफारिश कौन करता है, तो राज्य वित्त आयोग करता है। अगला है किस चार्टर अधिनियम द्वारा बंबई, यानी इंपॉर्टेंट है, किस चार्टर अधिनियम द्वारा बंबई, कलकत्ता तथा मद्रास महानगरों के लिए नगर निगम स्थापित किया गया था, 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट है, किस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम नगरीय प्रशासन के संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया गया था, तो यह है भारत सरकार अधिनियम, यानी भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। किस संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, तो यह 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट है, मद्रास वर्तमान चेन्नई में 1687 में किया गया था, यानी बहुत पहले किया गया था। आज से लगभग देखा जाए तो 400 वर्ष पूर्व किया गया था। 400 या इसको कह सकते हैं 350 या 300 वर्ष से ज्यादा जो है वो भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान में पंचायतों नगर पालिकाओं के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया था, 1993 में किया गया था। इसको हम आगे देख चुके हैं, इस पर विस्तृत चर्चा कर चुके हैं, तो आगे इसमें चलते हैं। अब देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां, कौन कौन समितियां बनाई गई थी, उसको यहाँ कवर करते हैं। और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कौन कौन समितियां, इसको पूछता है ऑप्शन देकर इन सबों का मैच कराने के लिए कहता है। और ये सब जो समिति के अध्यक्ष हैं उनका नाम देकर भी पूछता है कौन कौन सी इसमें समितियां पंचायत से संबंधित हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए बलवंत राय मेहता समिति या BR मेहता समिति 1956 में गठित की गई, अशोक मेहता समिति 1970 में, PV के राव समिति 1985 में, LM सिंघवी समिति 1986 में, PK थुंगर समिति 1988 में। इसके बाद जो समिति बनी संस्थानों समिति बनी और सादिक अली समिति भी पंचायती राज से संबंधित। इसके बाद परीक्षा उपयोगी तथ्य के बारे में देख लेते हैं इसमें। तो बलवंत राय मेहता समिति की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अथवा प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण, यानी इसको त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अथवा प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश पर सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ किया था। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय जिला परिषद मंडल पंचायत व्यवस्था का सुझाव दिया था। LM सिंघवी व PK थुंगर समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश किया था। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रधानमंत्री PV नरसिंह राव के कार्यकाल में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जो 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ। पंचायती राज जो है 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ, जबकि 74वां संविधान संशोधन जो 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ। इसलिए 24 जून को जो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं पंचायतों में आरक्षण के संदर्भ में, रिजर्वेशन इन पंचायत। इसमें देखें तो ये अनुच्छेद 243D से संबंधित है, यानी रिजर्वेशन जो है 243D है रिजर्वेशन पंचायत में। कि तब पंचायतों में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगा। इसमें एक तिहाई भाग स्थान उन वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, यानी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें से 1/3 1/3 भाग जो होगा स्थान उन वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। साथ ही पंचायत के कुल स्थानों का 1/3 स्थान स्त्रियों सभी वर्गों के लिए आरक्षित होगा। यानी पहले देखें तो आरक्षण में भी आरक्षण यहाँ पर है, यानी कहा जा सकता है कि SC ST की महिलाओं के लिए आरक्षण, साथ ही संपूर्ण पंचायत में भी यानी सभी वर्गों की महिलाओं के लिए भी स्थान जो है 1/3 नियत है, आरक्षित होगा। इसमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के स्त्रियों के आरक्षित स्थान सम्मिलित होंगे। पंचायतों में आरक्षित स्थानों को चक्रानुसार
यानी बाई रोटेशन से आवंटित किया जा सकता है। आरक्षण की व्यवस्था पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए भी समान रूप से लागू होगी। उल्लेखनीय है कि 83 में संविधान संशोधन अधिनियम 2000 यानी 83 में संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होगा। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आरक्षण संबंधी प्रावधान जो अनुसूचित जातियों इसमें कहा गया अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान जो अरुणाचल प्रदेश लागू क्यों, क्योंकि वहाँ संपूर्ण यानी लगभग संपूर्ण जातियां अनुसूचित जातियों के, इसलिए वहाँ आरक्षण प्रावधान सिर्फ नहीं किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों का अस्तित्व न होने के कारण वहाँ जो है अनुसूचित जनजातियां सर्वाधिक हैं और अनुसूचित जनजातियों का अस्तित्व न होने के कारण प्रावधान किया गया अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण अनुच्छेद 334 में निर्दिष्ट अवधि तक प्रभावी रहेगा। संविधान के 95वें संविधान संशोधन 2010 द्वारा अवधि 25 जनवरी 2020 तक नियत की गई है। अभी हम इसमें जानते हैं जानकारी द्वारा अपडेट कर लेते हैं, यानी इसको लेटेस्ट जानकारी के हिसाब से अपडेट करते हैं। तो भारतीय संविधान में देखें वर्तमान में 105 जो संविधान में संशोधन किए जा चुके हैं वर्तमान में, यानी जो ये है 105वां संविधान संशोधन विधेयक जो है यह आपका 10 अगस्त 2021 से प्रवृत्त हुआ और ये जो था आपका वह राज्यों को ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार दिया गया। इसमें टू रिस्टोर स्टेट पावर टू मेक देयर ओन ओबीसी लिस्ट के अंतर्गत जो है 105वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया और 10 अगस्त 2021 से प्रवृत्त हुआ और 127वां संविधान संशोधन विधेयक था। जबकि आप प्रासंगिक रूप में देखें तो 104वां संविधान संशोधन विधेयक जो है यह 26वां संविधान संशोधन विधेयक था और 104वां संविधान संशोधन यह है और यह इसमें संविधान में जो संविधान का अनुच्छेद 134 में संशोधन करके इसे 25 जनवरी 2020 से प्रवृत्त किया गया। इसमें यह प्रावधान किया गया 104वें संविधान संशोधन में प्रावधान किया गया कि SC/ST के रिजर्वेशन को पुनः 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। साथ ही इसमें जो है एग्लो इंडियन जो लोकसभा और स्टेट असेंबली में एग्लो इंडियन नियुक्त किए जाते हैं तो उसको इससे हटा दिया गया 104वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ये कब किया गया 25 जनवरी 2020 को और यह 25 जनवरी 2020 में दिया गया है। तो इसमें पुनः 10 साल के लिए बढ़ा गया अर्थात 2030 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। और इसमें कुछ जानकारी देखें जो रिजर्वेशन के बारे में अभी हमने डिटेल से देखा। पंचायतों में आरक्षण 1/3 स्थान SC/ST महिलाओं के लिए है और संपूर्ण में भी महिलाओं का 1/3 स्थान नियत है। तो इसमें कुछ राज्यों में 50% भी आरक्षित कर दिया गया, जैसे बिहार में जो है यह जो 1/3 का प्रावधान है अन्य राज्यों में बिहार में 50% महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसमें जानकारी को एक्स्ट्रा जानकारी को कुछ ऐड किया और कुछ जानकारी को इसमें देखें तो इसमें जो है अब देखते हैं, यानी इसमें यह क्या आप जानते हैं इसको भी कवर कर लेते हैं यहाँ पर। यानी ये आपका रहा तो यह अवधि 25 जनवरी 2020 तक नियत की गई है। महिलाओं के लिए आरक्षण की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, यानी SC/ST के लिए तो है समय सीमा। अभी हमने देखा कि 104वें संविधान संशोधन द्वारा इसे 25 जनवरी 2020 को जो है इसको बढ़ाकर नेक्स्ट 10 साल के लिए कर दिया गया, लेकिन महिलाओं के आरक्षण की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पंचायत में आरक्षण का प्रावधान नहीं है, किंतु राज्य विधानमंडल अन्य पिछड़े वर्गों को किसी स्तर की पंचायत में अर्थात अध्यक्षों को आरक्षण दे सकते हैं। राज्य सरकार के पास ऐसा अधिकार है। उल्लेखनीय उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल ने सन 2000 में पंचायती राज अधिनियम 1947 में संशोधन कर अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण का प्रावधान किया है। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपी स्पेशल के अंतर्गत। अब देखते हैं क्या आप जानते हैं, इसको कवर करते हैं। तो इसमें यह है पंचायतों में महिलाओं को स्थान आरक्षित करने के लिए संविधान में संशोधन का प्रथम बीड़ा प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उठाया था। उन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप 1989 में लोकसभा में प्रस्तुत पंचायती राज से संबंधित 64वें संविधान संशोधन महिलाओं के लिए पंचायतों में 1/3 स्थान आरक्षित करने की व्यवस्था की गई थी। परंतु 64वां संविधान संशोधन विधेयक जो है लोकसभा में तो पारित हुआ, लेकिन राज्यसभा में पारित न होने के कारण से समाप्त हो गया। हालांकि यह 73वें संविधान संशोधन 1992 में इसको स्थान दिया गया। भारत में सामुदायिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्रसारण सेवा कार्यक्रम का प्रारंभ गांधी जयंती के अवसर 2 अक्टूबर 1953 को प्रारंभ किया गया था। इसको हम देख चुके हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है वो कब किया गया था, गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 1992 को इसकी शुरुआत की गई थी। जस्ट एक साल बाद जो है सामुदायिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत किया गया 2 अक्टूबर 1953 को 2 अक्टूबर 1953 को किया गया। इसके बाद पंचायतों का कार्यकाल देखते हैं। पंचायतों का कार्यकाल मतलब डिवीजन ऑफ पंचायत। तो ये अनुच्छेद जो आपका है अनुच्छेद 243E सब आर्टिकल 3 के तहत यह जानकारी दी गई, यानी इसमें कार्यकाल दिया गया है। तो सभी स्तर के पंचायतों का कार्यकाल प्रथम अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष निर्धारित किया गया। अनुच्छेद 243E सब आर्टिकल 3 के अनुसार पंचायत के नए निर्वाचन उसके कार्यकाल के समाप्त होने के पूर्व ही करा लिए जाएंगे और यदि उससे समय से पूर्व भंग कर दिया जाता है तो 6 माह की अवधि के पूर्व ही, यानी 6 माह की अवधि के पूर्व ही पुनः चुनाव करा लिए जाएंगे। किंतु यदि भंग हुई पंचायत का निर्धारित कार्यकाल 6 माह से कम रह गया है तो ऐसा चुनाव कराया जाना आवश्यक, यानी जो यदि भंग हुई कोई पंचायत और उसका निर्धारित कार्यकाल 6 माह से कम रह गया है तो ऐसे में चुनाव कराया जाना आवश्यक नहीं होगा। ज्ञातव्य है कि पुनर्गठित पंचायत का कार्यकाल शेष अवधि तक ही रहेगा। अब देखते हैं सदस्यता के लिए अयोग्यताएं, यानी इसमें डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप। कोई व्यक्ति किसी पंचायत का सदस्य निर्वाचित होने या सदस्य बनने के लिए अयोग्य होगा यदि उसके पास यह चीज है, तो यानी इस प्रकार के अवगुण होंगे। यदि वह किसी प्रवृत्त विधि के अधीन संबंधित राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होने के अयोग्य हो, या 21 वर्ष की आयु से कम हो, या यानी उसकी उम्र 21 वर्ष से कम हो, या फिर वह जो है MLA MLC बनने की योग्य न हो। इसके अलावा यदि वह राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन अयोग्य हो। उल्लेखनीय कि यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी पंचायत का कोई सदस्य उक्त प्रकार के किसी निहरता से ग्रस्त है या नहीं, तो प्रश्न ऐसे प्राधिकारी को विनिश्चित के लिए निर्देशित किया जाएगा जैसा राज्य का विधानमंडल विधि बनाकर विहित करेगा। अनुच्छेद 243 F है। F का मतलब यहाँ जो है 243 राज्य के जो पंचायत है उनके सदस्यों की निहरताएं यानी फेल्यूर है या फेल्ड से इसको याद किया जा सकता है, यानी डिस्क्वालिफिकेशन है।
इसके बाद कुछ और इसमें जो जानकारी समझते हुए आगे बढ़ते हैं। इसमें 11वीं अनुसूची जो पंचायत संबंधी जो प्रावधान है उसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है और अनुच्छेद 243(6) जो है इस अनुसूची संबंधित है। इसमें देखते हैं कुल 29 विषय देंगे और विषय कौन कौन से हैं। पहला है कृषि एवं कृषि विस्तार, जो स्टार बनाए गए, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो कृषि एवं कृषि विस्तार। दूसरा है भूमि सुधार, भूमि विकास, भूमि सुधार, चकबंदी और भूमि संरक्षण। तीसरा देखें, तीसरा है लघु सिंचाई, जल प्रबंध और जल क्षेत्र का विकास। चौथा है पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन। और पांचवां देखें मत्स्य उद्योग है। छठवां देखें तो सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी है। सातवां जो इसमें है यह लघु वनोपज है। आठवां लघु उद्योग जिसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी है। नौवां खादी ग्राम उद्योग और कुटीर उद्योग। 10वां ग्रामीण आवास है। 11वां पेयजल है, इंपॉर्टेंट है। 12वां ईंधन और चारा है। 13वां सड़कें, पुलियां, पुल, फेरी, जलमार्ग, अन्य संचार साधन है। 14 ग्रामीण विद्युतीकरण जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण है। 15 अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। और 16 वेरी इंपॉर्टेंट है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम भी पंचायती राज विषय संबंधित है, इसको याद रखना है। 17 शिक्षा, शिक्षा के अंदर प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय सहित शिक्षा इसमें है। 18 तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा है। और 19 भी इंपॉर्टेंट है प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा है। 20वां पुस्तकालय, 21 सांस्कृतिक क्रियाकलाप है और 22वां बाजार और मेले भी है, इंपॉर्टेंट है। 23वां स्वास्थ्य और स्वच्छता जिसके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय भी है। और 24 परिवार कल्याण इंपॉर्टेंट है। 25 महिला और बाल विकास है। 26 समाज कल्याण जिसके अंतर्गत विकलांग, मानसिक मंद व्यक्ति सहित है। 27 दुर्बल वर्ग जिसमें अनुसूचित जातियों, एनसीसी यानी अनुसूचित जातियों और जनजातियों का कल्याण है। और 28 सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, पीडीएस है। और 29 जो है और आखिर सामुदायिक आस्तियों का संरक्षण है। आगे इसमें समझते हैं, यानी आगे इसमें जो पंचायत यानी इसमें जो दिया गया उसको समझते हैं। तो क्या यह था, पंचायतों का कार्यकाल हमने पढ़ लिया है। और पंचायतों की शक्तियों का प्राधिकार के रूप में हम देखेंगे। अयोग्यताओं को हमने देख लिया। पंचायतों की शक्तियां, यानी पंचायतों की शक्तियां और प्राधिकार, पावर्स, अथॉरिटी ऑफ पंचायत। इसमें देखें तो राज्य विधानमंडल को शक्ति दी गई है कि वह पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार दे जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो। ये शक्तियां अधोलिखित के संबंध में हो सकती है। यथा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना। दूसरा हो सकता है आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की स्कीमों को क्रियान्वित करना। इसके बाद तीसरा है 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषय। उल्लेखनीय है कि अनुसूची 11 में कुल 29 विषय ऐसे दिए गए हैं जिसके संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण किया गया है। यह इंपॉर्टेंट है। यानी उत्तराखंड पीएससी प्री एग्जाम 2002-3 में पूछा गया प्रश्न है। क्या पूछा गया है इसमें देखा गया। तो अनुसूची 11 में कुल 29 विषय ऐसे, अनुसूची 11 में कुल 29 विषय ऐसे दिए गए जिसके संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण किया गया है। इसके बाद राज्य वित्त आयोग के बारे में देखते हैं। और यह जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए, जो आर्टिकल याद रखना है कि अनुच्छेद 243(i) के तहत एक राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग का गठन करता है जो अधोलिखित विषयों के संबंध में राज्यपाल को अपनी सिफारिशें देता है। पहला देखें उन सिद्धांतों के बारे में जो यानी पहला देखें तो यह राज्य द्वारा वसूले गए करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के राज्य और पंचायतों के बीच वितरण को। बी पंचायतों द्वारा विनियोजित किए जा सकने वाले कर, शुल्क, पथकर व फीसों के अवधारण को, यानी इंपॉर्टेंट है। सी जो है राज्य की संचित निधि से पंचायतों के लिए सहायता अनुदान को शासित करते हैं। यानी किस निधि से, इंपॉर्टेंट है, राज्य की संचित निधि से सहायता अनुदान। इसके बाद देखें दूसरा पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए अपेक्षित उपायों के बारे में। तथा तीसरा है किसी अन्य विषय में जो राज्यपाल द्वारा पंचायतों के ठोस वित्त पोषण के हित में आयोग को निर्दिष्ट किया जाए। राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा वित्त आयोगों की संरचना, सदस्यों की अयोग्यताएं और उनके चयन की रीति विहित करेगा। आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं अवधारित करेगा और उसे अपनी कृतियों के पालन के लिए ऐसी शक्तियां प्राप्त होगी जो राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उसे प्रदान करे। राज्यपाल आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश और उसके बारे में की गई कार्रवाई का स्पष्टीकरण ज्ञापन, एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। अब इसमें देखें तो यह विभिन्न राज्यों की पंचायती राज संस्थाएं, यानी जो राज्य हैं, अभी हम देखा भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उसमें देखें विभिन्न राज्यों में जो पंचायती राज संस्थाएं किस तरह के हैं। तो पंचायतों के प्रकार 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 स्तरीय संस्थाएं देखें तो पहले स्तर पर ग्राम पंचायत, दूसरे स्तर पर जो आपकी होती है इसको ग्राम पंचायत या पंचायत समिति भी कहते हैं। और तीसरे स्तर पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद होती है। और 4 स्तरीय में जो होता है पहला ग्राम पंचायत, दूसरा अंचल पंचायत, तीसरा जो आंचलिक परिषद, और यानी 4 स्तरीय व्यवस्था इसमें जो है की जाती है। इसमें देखें राज्य कौन कौन से हैं। यानी प्रथम स्तर पर केवल 1 स्तर पर जहां पर है उसमें यानी ग्राम पंचायत जो केरला, जम्मू कश्मीर, वर्तमान जम्मू कश्मीर नहीं है क्योंकि 2 राज्यों में 2 जो है यूनियन टेरिटरी में विभाजित हो चुका है 2019 में। जम्मू कश्मीर जो है यानी भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं तो उसमें जम्मू कश्मीर जो है 2 यूनियन टेरिटरी में विभाजित हो चुका है, यह राज्य में नहीं है वर्तमान में। तो केरला, जम्मू कश्मीर तत्कालीन के लिए सत्य था, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम इसमें ग्राम पंचायत 1 स्तरीय व्यवस्था है। 2 स्तरीय देखें तो असम यानी असम में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। 2 स्तरीय पंचायत व्यवस्था है, यानी इसमें जिला स्तर पर नहीं है, यानी ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, यानी मध्य स्तरीय है। 3 स्तरीय में देखें तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, गुजरात है, तमिलनाडु और राजस्थान है। पश्चिमी बंगाल एकमात्र राज्य है जहां 4 स्तरीय स्तर पर जो पंचायत समितियां या पंचायत अस्तित्व में है। इसके बाद इसमें देखते हैं तो गोवा के त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाएं जिनको ग्राम पंचायत, तालुका समिति, जिला परिषद के नाम जाना जाता है। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड यानी जो भारत में 7 सिस्टर स्टेट हैं, पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं, उसमें मेघालय, मिजोरम और नागालैंड के पंचायतों का गठन यानी पंचायतों का गठन नहीं किया गया। इन राज्यों में 1 स्तरीय जनजातीय परिषद कार्य करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में देख लेते हैं।
स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये जो अनुच्छेद 243 के है, इसके तहत इसका गठन है, यानी 243 के तहत एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। उसे पंचायतों व नगर पालिकाओं के सभी निर्वाचकों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने तथा निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग में एक निर्वाचन आयुक्त होता है जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट है कि राज्य निर्वाचन आयोग में एक निर्वाचन आयुक्त होता है जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तें और पदावधि राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाती है। राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति के पश्चात उसकी सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाता। राज्य निर्वाचन आयोग को उसी आधार पर और उसी प्रक्रिया से उसके पद से हटाया जा सकता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को विहित होता है। इंपॉर्टेंट हो जाता है। उल्लेखनीय कि निर्वाचन के दौरान आयोग के अनुरोध पर राज्यपाल उसे उतने कर्मचारी उपलब्ध कराता है जितने उसे अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए आवश्यक हो। पंचायतों के निर्वाचन के संबंध में सभी विषयों पर विधि बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। यानी इसमें इंपॉर्टेंट, पंचायतों के निर्वाचन के संबंध में सभी विषयों पर विधि बनाने का अधिकार जो है राज्य विधानमंडल को है। ज्ञातव्य है कि पंचायत चुनाव का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। भारत के निर्वाचन आयोग की भांति राज्य निर्वाचन आयोग भी एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। ज्ञातव्य कि नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करवाने तथा निर्वाचन कराने का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग को अनुच्छेद 243 ZA के तहत दिया गया है। तो और हमने देखा कि इसमें जो है राज्य निर्वाचन आयोग किसके तहत है, 243 के तहत है। भाग 9 का लागू न होना, पार्ट 9 नॉट टू अप्लाई, इसको देखते हैं। अनुच्छेद 243M के अनुसार भाग 9 पंचायत से संबंधित प्रावधान अधोलिखित राज्यों क्षेत्र पर लागू नहीं होता है, यानी 243M के तहत है। इसको समझ लेते हैं कैसे। तो इसमें देखते हैं, यह आपकी जानकारी दी गई। इसमें है अनुच्छेद 244 के खंड, यानी अनुच्छेद 244 के खंड 1 में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र और खंड 2 में निर्दिष्ट जनजाति क्षेत्र, इसमें नागालैंड, मेघालय और मिजोरम के राज्यों को शामिल किया गया। यहाँ पर जो है यह प्रावधान नहीं है। यूपीपीएससी मेंस 2005 में पूछा गया प्रश्न है। मणिपुर राज्य के ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जिसके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल विद्यमान है। चौथा इसमें देखिए, पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले के पर्वतीय क्षेत्र जिसके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद विद्यमान है, वहां पर यह जो है भाग 9 का लागू नहीं होता है। यानी भाग 9 जो है, यानी जो 73वां संविधान संशोधन है, वो कहां नहीं लागू होगा, इसको हमने देख लिया है। यह जो आपके हैं निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र और खंड में जनजाति क्षेत्र, जिसमें नागालैंड, मेघालय, मिजोरम है के राज्य हैं, और मणिपुर राज्य के ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जिसके तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन जिला परिषद विद्यमान हो, वहां पर नहीं होगा। इसके बाद पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग जिले के पर्वतीय क्षेत्र हैं में गोरखा पर्वतीय परिषद वहां विद्यमान है, इसलिए यहाँ जो भाग 9 लागू नहीं होगा। नेक्स्ट इसमें नगरीय प्रशासन होगा, यानी 74वां संविधान संशोधन विधेयक होगा। तो इस पर चर्चा अलग से वीडियो के नेक्स्ट अंत में की जाएगी। तो यह वीडियो का अंक यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।